हेलो एवरीवन, वेलकम टू सो एजुकेशन। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास है स्पेशली फॉर फूड लॉ। तो ये क्लास जो है आपकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली। इम्पॉर्टेंट इस वजह से होगी क्योंकि आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस होंगी वो कहीं ना कहीं इससे रिलेट करेंगी। बहुत सारी बातें हैं फूड लॉ को लेकर के, वो हम यहाँ पर करेंगे। और जो एक्चुअल में जो फूड लॉ है, जहाँ पर आपके फूड लॉ में कुछ सेक्शंस मेंशन है, उन सभी सेक्शंस में एक्चुअली में है क्या, वो सारी बातें तो हम अपकमिंग क्लासेस में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक जो हमें फाउंडेशन बनाना होता है, ठीक है, जिससे हमें आगे के सेक्शन समझने में प्रॉब्लम ना हो। और एक्चुअली हम फूड लॉ पढ़ रहे हैं, उसमें क्या पढ़ रहे हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों फूड लॉ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इनको आप खुद समझ सकते हो जब हम फूड लॉ को पढ़ेंगे, जहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मेंशन करेंगे और आपको ये भी बताते जाएंगे कि प्रीवियसली किसी भी इंडिया में जो भी एग्जाम्स हुए, मतलब किसी भी एग्जाम में, चाहे वो स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर हो, चाहे सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम हो, अगर प्रीवियसली इस टाइप का क्वेश्चन बना है तो भी हम उसको डिस्कस करते चलेंगे। क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे, हम बेसिकली सेक्शंस को वहाँ पर बोलेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह आ चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलना है। जर्नी बड़ी चलेगी फूड लॉ में। पहले हम एक्ट पढ़ेंगे, फिर रूल्स पढ़ेंगे, फिर रेगुलेशंस पढ़ेंगे। तो इनमें क्या डिफरेंस होता है, ये सारी बातें हम धीरे धीरे डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। तो फूड लॉ की ये हमारी क्लास नंबर 1 है। हमेशा क्लास नंबर 1 जो होती है उसमें हम यही डिस्कस करते हैं सबसे पहले। एक तो सिलेबस वगैरह थोड़ा बहुत देखते हैं और यहाँ पर हम बेसिकली फूड लॉ का एकदम बेसिक समझेंगे कि यहाँ पर कैसे चीज़ें आपको देखनी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इस पर्टिकुलर स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या लिखा गया है, वन नेशन वन फूड लॉ। ये इमेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कुछ यहाँ पर ये इमेज एक्सप्लेन करती है। जैसे कि ये हमारा इंडिया है, यानी कि ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर लिखा गया है वन नेशन, ठीक है, वन फूड लॉ। अब ये जो वन नेशन वन फूड लॉ है, ये जो एक लाइन लिखी गई है, बट ऐसा पहले नहीं हुआ करता था, ठीक है। एट प्रेजेंट अगर आप देखोगे तो वन नेशन वन फूड लॉ हमें देखने को मिलता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। तो अगर हम देखें तो ये सारे चेंजेस हमें कहाँ से देखने को मिलते हैं, हमें देखने को मिलते हैं 2006। अब ये जो ईयर है, ये 2006 वाला जो ईयर है, ये फूड लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फूड से रिलेटेड एग्जाम्स में अगर देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईयर है, इसको आप याद रखना 2006। अब 2006 के बाद में क्या-क्या चीज़ें बनी, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस बने, डिफरेंट टाइप ऑफ रेगुलेशंस बने। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एफएसएसएआई बना, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना। बट 2006 से पहले क्या था, वो एक्चुअल में हमें बैकग्राउंड यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो वन नेशन वन फूड लॉ का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि इंडिया में आप चाहे जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले रीजन में हो, आप चाहे यहाँ पर केरला की तरफ चले जाओ, आप यहाँ पर वेस्ट रीजन में चले जाओ गुजरात की तरफ, आप चाहे यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की तरफ चले जाओ, यानी कि हम नॉर्थ से साउथ में जाएं या फिर वेस्ट से हम ईस्ट में जाएं, सब जगह पर एक ही लॉ अप्लाई होता है, जो कि है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। अब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 क्या है, इसमें क्या सेक्शंस हैं, क्या प्रोविजंस हैं, वो तो सब हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पर वन नेशन वन फूड लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है कि हमारी कंट्री में अभी यही चलता है। अब गवर्नमेंट को धीरे धीरे जाकर के ये चीज़ें रियलाइज हुई, तभी उन्होंने देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बातें मेंशन करी हैं। इन्होंने लिखा है कि विजन था इनका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के। किसका विजन था, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो सके। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी फूड से रिलेटेड बिजनेसेस हैं, उनको थोड़ा सा ईजी बनाया जा सके। जब लोग ज़्यादा फूड बिजनेसेस में आएंगे तो धीरे धीरे करके क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें होती है उससे रिलेटेड, आप देखोगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हम बहुत सारे आर्टिकल ऑफ फूड ऐसे डेवलप करते हैं जो हम डिफरेंट कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो वो सब कैसे होगा, वो जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, ठीक है। आप देखोगे कि इंडिया में हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक रीजन में कुछ हमें ऐसे फूड देखने को मिल जाते हैं जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस हैं, ठीक है। तो इन सब बारे में भी एफएसएसएआई के इनिशिएटिव्स में आप देखते हो क्लीन स्टेट फूड हब वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, वो सब हम आगे देखेंगे। तो ऐसे ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को वन नेशन वन फूड लॉ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लाया गया, जिससे हम यहाँ पर इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस फूड लॉ हम यहाँ पर कर सकें, ठीक है। तो क्या यहाँ पर समझ में आया आपको कि जैसे कि अगर हमारे सामने एक लॉ होगा, हमारे सामने एक सिंगल लॉ होगा, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत आसान होगा, ठीक है।
उससे रिलेटेड यहाँ पर हम देखेंगे कि एक वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। एक सिंगल फूड लॉ होगा, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और यहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से ट्रांसपेरेंसी होगी, किसी भी तरीके की हिडन इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, जिससे प्रॉपर तरीके से उसका एग्जीक्यूशन हो सके और वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव भी रहेगा। क्योंकि हम पूरे के पूरे हमें अगर फूड सेफ्टी इकोसिस्टम को मेंटेन करना है तो हमारे पास में एक सिंगल लॉ होना चाहिए। सिंगल लॉ होगा तो उसको कंट्रोल करना आसान होगा, उससे रिलेटेड जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं उनको भी कंट्रोल करना आसान होगा। ठीक है, अब जब हम पूरे फूड लॉ को पढ़ेंगे, आगे समझेंगे, तो आपको 2-4 चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले फूड लॉ में जब हम बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक देखने को मिलेगा एफबीओ। एफबीओ का मतलब यहाँ पर क्या है कि फूड बिज़नेस ऑपरेटर। एफबीओ वो लोग हैं जो फूड का बिज़नेस कर रहे हैं। वो चाहे बाहर से किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को मँगा रहे हैं, उसकी स्टोरेज कर रहे हैं, फिर आप आगे जाकर के उसको सेल कर रहे हैं, वो भी फूड बिज़नेस ऑपरेटर होंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जो मैन्युफैक्चरर्स होंगे, किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे, वो भी फूड बिज़नेस ऑपरेटर होंगे। कुछ यहाँ पर पैकिंग वगैरह कर रहे होंगे, ठीक है? पैकेजिंग का काम कर रहे होंगे, फिर आगे जाकर के उसको सेल कर रहे होंगे, रीपैकेजिंग कर रहे होंगे, वो सब के सब फूड बिज़नेस ऑपरेटर कहे जाएँगे। यानी कि कोई भी जो कहीं न कहीं फूड से रिलेटेड है, यानी कि फूड का बिज़नेस अगर कोई कर रहा है तो हम उसको फूड बिज़नेस ऑपरेटर कहेंगे। तो लॉ की लैंग्वेज में जो भी इन एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं उनको फूड बिज़नेस ऑपरेटर कहेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक आपको देखने को मिलेगा कंज्यूमर, ठीक है? जो भी यहाँ इस आर्टिकल ऑफ फूड को क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है अपनी नीड को फुलफ़िल करने के लिए, वो सारे के सारे कंज्यूमर होंगे। हम और आप किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को एक तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं अपनी नीड को फुलफ़िल करने के लिए, तो हम कंज्यूमर कहे जाएँगे, ठीक है? अब फूड बिज़नेस ऑपरेटर है एंड कंज्यूमर है। इनके बीच में कहीं न कहीं गवर्नमेंट भी है, डिफरेंट टाइप ऑफ रेगुलेशंस जो बना रहे हैं। अब रेगुलेशंस जो बना रहे हैं, एक ऑर्गनाइज़ेशन है हमारे सामने जिसको हम बोलते हैं एफएसएसएआई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है? इसके अलावा ये ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ऑर्गेनाइजेशन के अलावा हम देखें एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी है। तो ऑर्गेनाइजेशन का काम है प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूशन ऑफ द लॉ, डिफरेंट टाइप ऑफ जो सेक्शंस है उनका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। अब एग्जीक्यूशन कौन करेगा, उसके लिए यहाँ पर कौन देखने को मिलेगा आपको, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फूड लॉ कौन करेगा, फूड सेफ्टी ऑफिसर यानी कि एफएसओ। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स क्या करेंगे, ग्राउंड लेवल पे जो भी लॉ है, लॉ में जो प्रोविजंस लिखे गए हैं उनका प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूशन करेंगे। इतनी बात आई होप आपको समझ में आई कि इंडिया में हमारे वन नेशन वन फूड लॉ का कॉन्सेप्ट है। गवर्नमेंट ने सोचा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कॉन्सेप्ट लाएं, तो हम लॉ को एक सिंगल लॉ बनाएं जिससे यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो सके, जिससे मल्टीपल कंप्लायंस ना करने पड़े फूड बिजनेस ऑपरेटर को। फूड बिजनेस ऑपरेटर वो लोग हैं जो फूड का बिजनेस करेंगे। कंज्यूमर हम और आप लोग हैं जो अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को कंज्यूम करेंगे। एफएसएसएआई यहाँ पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स को लेकर के काम करना, फूड की सेफ्टी को लेकर के स्टैंडर्ड्स बनाना, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैंडर्ड्स बनाना। फूड बिजनेस ऑपरेटर्स या फिर जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ रेगुलेशंस बनाना, ये किसका काम है, एफएसएसएआई का काम है। इन सारे लॉ को बनने के बाद में ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करने का काम, सैंपल की टेस्टिंग हो रही है या फिर नहीं हो रही है, प्रॉपर तरीके से सैंपल को कलेक्ट करना फिर उसकी टेस्टिंग कराना, ये सब किसका काम है, ये सारा काम है फूड सेफ्टी ऑफिसर का। ठीक है, कितनी बात आपको समझ में आई, सबका आई होप आपको समझ में आया कि किसका क्या काम है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये निकल करके आती है एफएसएसएआई की तरफ से। एफएसएसएआई हमें एक जर्नी, एक रोड मैप के फॉर्म में प्रोवाइड करता है कि द जर्नी ऑफ फूड सेफ्टी इन इंडिया, फूड सेफ्टी को लेकर के इंडिया में इसकी जर्नी क्या रही, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले अगर हम देखें तो 1947, ये तो ईयर आपको याद ही होगा, ये हमारा इंडिपेंडेंट ईयर है, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे की अगर हम बात करें तो हम किस साल को समझते हैं, यहाँ पर 1947 से हम यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। अब 1947 से कैसे-कैसे चीज़ें आगे बढ़ी हैं, वो आपको यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक, पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो एक आइडिया आता है कि हमारे पास में एक ऐसा लेजिस्लेशन टाइप का कुछ होना चाहिए। एक आइडिया आता है कि हम जो फूड को लेकर के यहाँ पर एक लॉ होना चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट लेजिस्लेशन टू कॉम्बैट फूड अडल्ट्रेशन, फूड अडल्ट्रेशन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पहला लेजिस्लेशन यानी कि लॉ बनाया गया है, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट। अब 1916 की बात है, तो यानी कि कहने का मतलब उस टाइम पे इस तरीके की गवर्नमेंट वगैरह नहीं थी जिस टाइम की, जिस तरीके की अभी हमें देखने को मिलती है। बट एक यहाँ पर आइडिया इमर्ज होता है, वो बात आपको थोड़ी बहुत ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पर सबसे पहला हम लॉ बनाते हैं, ठीक है। 1954 में यहाँ पर जो मेंशन है वो है हमारा आफ्टर इंडिपेंडेंस, अगर हम देखें तो वो है हमारा, किसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पीएफए। 1954 में प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट बनकर के तैयार होता है, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या होता है प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसी भी तरीके से हम एक ऐसा लॉ बनाएं जहाँ पर हम अडल्ट्रेशन को रोक सकें, अडल्ट्रेशन को कम कर सकें, उसको खत्म कर सकें। तो प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954 में बना, जिसको हम पीएफए बोलते हैं। तो 1954 1947 के बाद में हमें ये एक ईयर याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछेगा कि पीएफए कब आया था। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रहेगी। देन हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो इसी बीच में क्या होता है, 1947 के बाद में मल्टीपल टाइप्स ऑफ फूड लॉज आते हैं। जैसे कि अगर हमें मिल्क से रिलेटेड कुछ यहाँ पर करना है तो मिल्क को लेकर के एक मिल्क के लिए एक अलग फूड ऑर्डर होता है। ठीक है, यहाँ पर वेजिटेबल्स के लिए अलग होता है, फ्रूट के लिए अलग होता है, मीट के लिए अलग होता है। तो इससे आपको क्या समझ में आया? अभी हम पीछे देख रहे थे कि एट प्रेजेंट हमारे सामने वन नेशन वन फूड लॉ है, लेकिन इसी टाइम पे मल्टीपल टाइप्स ऑफ फूड लॉ बनते हैं, जिनको भी हम आगे भी देखेंगे, जिसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल्स और यहाँ पर मीट हो गया, मिल्क हो गया, इन सभी के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ लॉ होते थे, यानी कि डिफरेंट फूड कमोडिटीज के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ फूड लॉ, मल्टीप्लिसिटी ऑफ फूड लॉ हमें यहाँ पर देखने को मिलती थी। अब क्या हुआ, ये जो मल्टीपल टाइप के यहाँ पर लॉ थे, हो सकता है ये पिक्चर आपको क्लियरली ना दिख रहा हो, उसमें इससे ज्यादा क्लियर पिक्चर अवेलेबल नहीं है। तो रिव्यू होता है, मल्टीपल टाइप के जो फूड लॉज होते हैं उनको 2004 में रिव्यू किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हमारी कमिटी वगैरह होती हैं उस टाइम पे वो यहाँ पर रिव्यू करती हैं। अब रिव्यू करने से ये पता चलता है कि ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड लॉ हैं, इनको थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल है। गवर्नमेंट के लिए तो मुश्किल है ही है, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल है। कैसे मुश्किल है? अगर आप यहाँ पर फ्रूट का बिजनेस कर रहे हो, साथ ही साथ आप मीट का बिजनेस कर रहे हो, साथ ही साथ आप यहाँ पर मिल्क से रिलेटेड भी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो या फिर उसको सेल कर रहे हो। अब यहाँ पर आपको सारे फूड लॉ को देखना पड़ेगा। सारे फूड लॉ को देखने के बाद में आपको सारे के अकॉर्डिंग अपने कंप्लायंस फुलफिल करने पड़ेंगे। कंप्लायंस का मतलब यहाँ पर क्या है, फूड लॉ के अंदर जो भी चीजें क्राइटेरिया मेंशन किए गए हैं फूड बिजनेस ऑपरेटर को वो सारे क्राइटेरिया फुलफिल करने होते हैं। जैसे कि प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना, प्रॉपर आप जहाँ पे काम कर रहे हो वो प्रॉपर तरीके से, जहाँ पर आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई है क्या वो लेआउट प्रॉपर तरीके से है क्या फिर नहीं है, प्रॉपर तरीके से डेली जो भी वहाँ पर होती हैं हाइजीन वगैरह मेंटेन करना वो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, और वहाँ पे कितने एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्रॉपर तरीके से, उनका यहाँ पर मैनेजमेंट सही है या फिर नहीं है, और डे टू डे यहाँ पर जो भी यहाँ पर कंप्लायंस होते हैं उनको फुलफिल किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है। तो वो सारी बातें हमें कहाँ से देखने को मिलेंगी, वो हमें यहाँ पर ये समझ में आएगा कि ये कंप्लायंस हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। कंप्लायंस को चेक करने के लिए ऑडिट होता है। तो यहाँ पर भी जब मल्टीपल टाइप के फूड लॉज थे, जब उनको रिव्यू किया गया तो ये चीज़ें पाई गई कि ये एक तो गवर्नमेंट के लिए भी थोड़ा मुश्किल है, और यहाँ पर किसके लिए मुश्किल है, फूड बिजनेस ऑपरेटर के लिए मुश्किल है। अब यहाँ पर जब मल्टीपल टाइप्स के फूड लॉ थे, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे कि एक यूनिफॉर्मिटी नहीं देखने को मिल रही थी। ठीक है, यहाँ पर बिजनेस को ईज ऑफ डूइंग बनाने की कोशिश जो करनी थी वो नहीं हो पा रही थी। ठीक है, फिर उसके बाद में इन सारी चीज़ों को लेकर के इनका ये आइडिया यहाँ पर होता है फेल। अब ये कहते हैं कि भाई ये जो मल्टीपल टाइप्स के फूड लॉज हैं, ये जो मल्टीपल टाइप्स के फूड लॉज हैं, ये यहाँ पर एक तरीके से काम नहीं करेंगे। अब मल्टीपल टाइप्स ऑफ फूड लॉ, जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्रूट के लिए अलग है, वेजिटेबल्स के लिए अलग है, मीट के लिए अलग है, मिल्क के लिए अलग है। अब यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप के जो फूड लॉज थे, इनको खत्म करना पड़ा गवर्नमेंट को। तो 2006 में एक आइडिया निकल करके आता है कि यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड फूड लॉ यहाँ पर होना चाहिए। तो 2006 में एक लॉ बन के तैयार होता है, जिसको हम बोलते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, एफएसएसए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। अब ये जब बन के तैयार होता है तो यहाँ पर जो भी सारे प्रोविजंस थे उन सभी प्रोविजंस को, यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को एक लॉ में शामिल कर दिया जाता है, और उसके बाद में 2006 में बनता है वन नेशन वन फूड लॉ। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट बन के तैयार हुआ, अब आगे समझ में आया कि एक ऐसा सिंगल ऑर्गेनाइजेशन भी होना चाहिए हमारी कंट्री में जो यहाँ पर इन सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करे। कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा, कोई इंस्टीट्यूट होगा, तभी तो होगा ये पॉसिबल। तो 2008 में एक आइडिया निकल करके आता है। 2008 में क्या होता है, 2008 में इस्टेब्लिशमेंट होता है किसका, यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्रिएट किया जाता है, और 2008 में बन के तैयार होता है एफएसएसएआई, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया जाता है 2008 में। उसका यहाँ पर फाउंडेशन हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में अब समझ में आया कि भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन अब डिफरेंट चीज़ों को एक तरीके से रेगुलेट करने के लिए हमें और भी चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत होगी। वो कैसे ज़रूरत होगी, इस एक्ट में जो प्रोविजंस लिखे हैं उनको कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बिजनेस करना है, ठीक है,
फूड का अगर बिजनेस करना है तो हमें यहाँ पर लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन का भी प्रोविजन लाना होगा। अगर हमें जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं उनको रजिस्टर करने के लिए हमें लाइसेंस इशू करना होगा या फिर रजिस्ट्रेशन इशू करना होगा। कुछ बिजनेसेस के लिए लाइसेंस ज़रूरी होता है, कुछ के लिए रजिस्ट्रेशन में काम हो जाता है। अब उसके बाद में उनका रजिस्ट्रेशन लाइसेंस रिन्यू कैसे होगा, फिर उसके बाद में लाइसेंस रजिस्ट्रेशन लेने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या वहाँ पर प्रॉपर तरीके से लेआउट होना चाहिए, इन सारी बातों को ध्यान में रखने के लिए हमें एक लाइसेंसिंग के लिए रेगुलेशन बनाना पड़ा। फिर फूड एडिटिव्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड एडिटिव्स अगर यूज़ हो रहे हैं तो उसमें कितना लिमिट होना चाहिए, ऐसे मल्टीपल टाइप्स के रेगुलेशंस यहाँ पर बन के तैयार होते हैं। तो 2011 में क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर क्या बन के तैयार होता है, सबसे पहले यहाँ पर एक रूल बन के तैयार होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक रूल बनाया जाता है। फिर 2011 में ही मल्टीपल टाइप ऑफ रेगुलेशन बन के तैयार होते हैं। तो 2011 में रूल्स एंड रेगुलेशंस बन के तैयार होते हैं, तब जाके हमारा ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से इफेक्टिव होता है। ठीक है, फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो 2012 में जब हम आते हैं तो 2012 में यहाँ पर बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी का ऑप्शन आता है, यानी कि सेटअप ऑफ NABL एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज का यहाँ पर सेटअप होता है, यानी कि नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन ऑफ लेबोरेटरीज, जिसको हम NABL बोलते हैं। तो NABL का काम क्या है, NABL हमारे यहाँ पर एक एक्रेडिटेशन बॉडी है या फिर एक्रेडिटेशन को लेकर के एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफरेंट डिफरेंट लेबोरेटरीज या फिर इंस्टीट्यूट्स को यहाँ पर एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करता है, स्पेशली टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन को लेकर के। अगर यहाँ पर बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी की बात हो रही है तो यहाँ पर बात होने लगी कि फूड टेस्टिंग को लेकर के ध्यान दिया जाए, यानी कि जब हम लेबोरेटरीज सेटअप करेंगे, उन लेबोरेटरीज में जब कोई आर्टिकल ऑफ फूड है उसकी टेस्टिंग कराएंगे, तब तो हमें पता चलेगा कि जो आर्टिकल ऑफ फूड है वो पूरी तरीके से एज पर गवर्नमेंट के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर तैयार किया गया है। हो सकता है कि उसमें एडिटिव ज़्यादा हो सकता है कि उसमें पेस्टिसाइड का अमाउंट ज़्यादा हो। तो ये सारी चीज़ें कैसे डिसाइड करी गई, पहले रेगुलेशन में मेंशन किया गया है कि पेस्टिसाइड का अमाउंट इतना मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम मेटल का अमाउंट बोलते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं जैसे मरकरी, लेड हो गया, इनका अमाउंट मैक्सिमम इतना हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई फूड एडिटिव है उसका मैक्सिमम अमाउंट इतना हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब इनको चेक करने के लिए हमें लैब में टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो 2012 में क्रेडिबिलिटी तभी तो बिल्ड होगी जब हम आर्टिकल ऑफ फूड की टेस्टिंग करेंगे। तो 2012 में इतनी चीज़ें हुई। फिर 2013 में जब हम आगे बढ़े तो यहाँ पर आया इन्हेंसिंग विजिबिलिटी। विजिबिलिटी कैसे इन्हेंस होगी, FSSAI ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट का ही यूज करके आगे FSSAI ने यहाँ पर बनाया यहाँ पर लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर। अब यहाँ पर क्या हुआ कि FSSAI लोगो लगने लगा, जैसे कि FSSAI लोगो होता है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये FSSAI जो लोगो है ये आपको डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिकल ऑफ फूड्स के ऊपर देखने को मिलने लगा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि आगे जाकर के 14 डिजिट का आपको एक लाइसेंस या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिलता है। तो ये चीज़ यहाँ पर 2013 में इंट्रोड्यूस हुई, धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते गए। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, 2016 में 2016 में समझ में आया कि एडॉप्टिव कोलैबोरेशन मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच। अब यहाँ पर ये समझ में आया कि देखो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट भले ही गवर्नमेंट के पास में बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, लेकिन बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी हैं कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के पास में ज़्यादा हैं। ऐसे अगर बहुत बड़े बड़े आप एग्जांपल्स ले लो, चाहे आईटी सेक्टर में ले लो चाहे हेल्थ सेक्टर में ले लो, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके पास में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मल्टी स्टेक होल्डर एक अप्रोच निकल करके आया 2016 में। इसमें क्या हुआ, इसमें आप देखोगे कि यहाँ पर सेल्फ कंप्लायंस बाय फूड बिजनेस थ्रू द फोस्टैक ट्रेनिंग और इन सबको शामिल किया गया। उसके बाद में एक और आपको एग्जांपल बताते हैं, FFRC फूड फोर्टिफिकेशन रिसोर्स सेंटर। ठीक है, फिर क्या हुआ, FFRC, ये एक एग्जांपल बता रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच में निकल करके आई। इसमें सिंपल ये था कि हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट कंपनीज के साथ में कोलैबोरेशन करें और उनके साथ में मिल करके हम चीज़ों को आगे बढ़ाएं। तो यहाँ पर FFRC की बात करें, फूड फोर्टिफिकेशन रिसोर्स सेंटर, ये किसका है, ये टाटा का है। ठीक है, तो यहाँ पर टाटा के साथ मिल करके, यहाँ पर क्या हुआ, टाटा के साथ मिल करके क्या हुआ, FSSAI ने एक कोलैबोरेटिव अप्रोच को यूज़ किया और यहाँ पर FFRC को एस्टैब्लिश किया। इनका काम क्या है, ये काम करते हैं फूड फोर्टिफिकेशन पे। फूड फोर्टिफिकेशन में क्या होता है, बेसिकली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की वजह से बहुत सारी डिजीज बीमारियां जो हो रही हैं, आप देखोगे कि आजकल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम के थ्रू आप देखोगे राइस वगैरह को फोर्टिफाई करके उसको यहाँ पर गांव-गांव में हर जगह पहुंचाया जा रहा है। तो उसके पीछे जो भी चीज़ें थी, टेक्नोलॉजी रिसर्च वगैरह, वो यहाँ पर FFRC के द्वारा किया गया। टाटा का ही है ये, टाटा के साथ मिल करके FSSAI ने इसको एस्टैब्लिश किया। ठीक है, 2017 में जब हम आगे बढ़े तो इंश्योरिंग
ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। ठीक है, तो प्रेडिक्टेबिलिटी को लेकर के यहाँ पर आगे क्या चीजें हुई। अब ट्रांसपेरेंसी को लेकर के यहाँ पर क्या हुआ कि एक आईटी प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे डेवलप किए गए। आईटी प्लेटफॉर्म्स जब यहाँ पर डेवलप किए गए तो फूड सेफ्टी इकोसिस्टम बनाना आसान हो गया। यानी कि अगर आप केरला में हो, आप तमिलनाडु में हो, आप दिल्ली में हो, लेकिन एक पोर्टल बनाया गया, जैसे कि यहाँ पर LIMS है। ठीक है, यहाँ पर लेबोरेटरी को लेकर के यहाँ पर मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया। ठीक है, इससे क्या हुआ कि यहाँ पर जो लैब से रिलेटेड जो डेटा था वो इस पे डाल दिया गया। इससे इससे क्या हुआ कि अगर किसी को भी डेटा एक्सेस करना है तो यहाँ पर एक्सेस कर लिया। ऐसे ही फोस्टैक है। फोस्टैक में क्या होता है कि जो रजिस्ट्रेशन या फिर आप देखते हो कि यहाँ लाइसेंस को लेकर के जो भी सारी चीजें होती हैं वो फोस्टैक पे अवेलेबल है। कोई भी देख सकता है कि इनका लाइसेंस वैलिड है या फिर नहीं वैलिड है, कहीं से भी चेक कर सकता है। तो इससे क्या हुआ कि एक ट्रांसपेरेंसी हमें देखने को मिली। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़े 2018 में क्या हुआ कि यहाँ पे विजन अलाइव, वन नेशन वन फूड लॉ। ठीक है, तो ये चीज़ आगे बढ़ती चली गई। धीरे धीरे करके वन नेशन वन फूड लॉ का विजन जो है वो आगे जा करके पूरा होने लगा धीरे धीरे। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आया कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम बिल्ड करने के लिए हमें जैसे जैसे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती गई वो हम करते चले गए। सबसे पहले क्या था कि एक आइडिया आया 1916 में, उसको हम छोड़ दें, बट 1954 में क्या हुआ, हमारे सामने एक लॉ बनकर तैयार हुआ जिसको हमने बोला प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। इसी बीच में बहुत सारे लॉ बने, फ्रूट के लिए, वेजिटेबल के लिए, मीट के लिए, मिल्क के लिए, लेकिन उनको जब रिव्यू किया गया तब पता चला इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फूड बिजनेस ऑपरेटर और गवर्नमेंट दोनों के लिए मुश्किल हो रहा था इन चीज़ों को मैनेज करना। फिर सोचा गया कि कोई सिंगल फूड लॉ आए, सिंगल फूड लॉ आ गया। सिंगल फूड लॉ आया तो पता चला कि एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होना चाहिए जो इन सारे लॉ के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करे। उसके लिए एफएसएसएआई को सेटअप किया गया। एफएसएसएआई को सेटअप करने के बाद में पता चला कि अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसे हमारे पास में कुछ रेगुलेशंस या फिर रूल्स होने चाहिए जिनके थ्रू हम चीज़ों को रेगुलेट कर सकें। तो मल्टीपल टाइप ऑफ रेगुलेशन बने। ठीक है, उसके बाद में धीरे धीरे पता चला कि हम इन सारी चीज़ों को चेक कैसे करेंगे, कि प्रॉपर तरीके से क्रेडिबिलिटी कैसे बिल्ड करेंगे। यहाँ पर NABL के द्वारा लैब को सेटअप किया जाने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ी और आगे चीज़ें होती चली गई। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको यहाँ पर समझ में आई। तो बैकग्राउंड ऑफ फूड लॉ क्या था, तो कुछ तो आप बता पाओगे। अगर कोई आपसे पूछेगा कि क्या था, कहानी कैसे, क्या चीज़ें हुई, अभी आप यहाँ पर पूरी तरीके से क्लियर हो। इससे ज़्यादा बहुत कुछ खास हिस्ट्री है नहीं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। जितना इंपॉर्टेंट था वो हमने देख लिया। अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, आगे चल के कुछ भी चीज़ें आपके सामने आती हैं कि रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। हालांकि अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे एक्ट क्या होता है, रूल क्या होता है, रेगुलेशन क्या होता है। बाकी धीरे धीरे करके आप समझते रहोगे चीज़ों को। तो बैकग्राउंड ऑफ फूड लॉ को अगर हम थ्योरी लैंग्वेज में भी समझें, जो पीछे मैंने आपको समझाया वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। देखो लिखा क्या गया है, प्रियर टू फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट 2006। फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट 2006 से पहले देयर वाज मल्टीप्लिसिटी ऑफ फूड लॉ। यहाँ पर क्या थे, मल्टीप्लिसिटी ऑफ फूड लॉ। ये लाइन हमने पीछे भी देखी, मल्टीप्लिसिटी ऑफ फूड लॉ हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि मीट के लिए अलग था, फ्रूट के लिए अलग था, वेजिटेबल के लिए अलग था, ठीक है, मिल्क के लिए अलग था। तो यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ फूड लॉ, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल टाइप्स के फूड लॉ थे। ठीक है, फूड रिलेटेड लेजिस्लेशन वाज फ्रेगमेंटेड, यानी कि अलग अलग थे, सारे फूड लॉ अलग अलग थे। एंड देयर वाज लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। अब दोनों चीज साथ में नहीं होती हैं, यानी कि अगर मल्टीप्लिसिटी है और यहाँ पर फ्रेगमेंटेड है, यानी कि सारे फूड लॉ अलग अलग हैं। अगर अलग अलग है तो यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी, एक जैसा सामंजस्य नहीं आ पाएगा लॉ में। क्यों नहीं आ पाएगा, क्योंकि सारे लॉ अलग अलग हैं, किसी के प्रोविजन अलग हैं, किसी के प्रोविजन अलग हैं, तो आपस में क्लैशेस भी देखने को मिलते थे। तो यहाँ पर लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी हमें देखने को मिलती है इन अप्रोच एंड इफेक्ट। मोर एवर देयर वर वेरियस मिनिस्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसीज यहाँ पर स्टैंडर्ड्स को बनाते थे और इन्वॉल्व थे। इसकी वजह से क्या होता था, यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी। इतनी बात आपको यहाँ पर समझ में आई। फिर एज अ रिजल्ट देयर वर वेरिड क्वालिटी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स विद रिजिडनेस। द एग्जिस्टिंग लॉ ऑन फूड फेल टू मैच द रैपिड इवोल्यूशन ऑफ फूड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। अब क्या हुआ कि जो धीरे धीरे चेंज होता गया, जैसे आप देखो एट प्रेजेंट आप ऑनलाइन बैठ करके पढ़ रहे हो, ये टेक्नोलॉजी भी इतना तेजी से एकदम से डेवलप हुई है, कोविड के बाद में और ज्यादा तेजी से हुई है। तो यहाँ पर भी क्या था कि जो इससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी थी, फूड की टेस्टिंग और ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको भी अडॉप्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, इतना आसान नहीं था कि जो इवोल्यूशन है उसके साथ में चीज़ें चेंज हो सके। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और चीज़ों को बदलना पॉसिबल नहीं था। लेकिन आप ये समझो कि एफएसएसएआई इतनी जल्दी आया है। एफएसएसएआई का आज ऑफिस देख लो, बहुत सारे लोग हैं जो जॉब करना चाहते हैं, चाहते हैं सेंट्रल में हमें फूड डिपार्टमेंट में अगर जॉब मिले। तो एफएसएसएआई बहुत अच्छा है, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करके रखा है। आपको कॉर्पोरेट और प्लस गवर्नमेंट का एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग होते हैं गवर्नमेंट
ऑफिसर्स अच्छे नहीं होते, वहाँ जॉब नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आप कभी एफएसएसएआई के हेडक्वार्टर्स या फिर एफएसएसएआई की जो लैब्स हैं वहाँ जॉब करना देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डेवलप करी गई हैं। तो ये चीज़ आपको कहाँ देखने को मिलेगी? एफएसएसएआई में देखने को मिलती है। अब अगर आप स्टेट में पोस्टेड होते हो, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर, तो आप वहीं पे रहोगे, उसी वहीं पे रहोगे, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस अभी देखने को मिलते हैं। बट अगर आप डायरेक्टली सेंट्रल के अंदर में अपॉइंट होते हो तो इनके जो भी ऑफिसर्स हैं आप वहीं पर पोस्टेड रहोगे, तो वहाँ पर चीज़ें आपको अलग देखने को मिलेंगी। तो क्या हुआ कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी चीज़ें होती हैं उनको बहुत तेज़ी से अडॉप्ट किया है एफएसएसएआई ने, ठीक है? बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं बहुत तेज़ी से। अभी भी आप देखोगे कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इसमें देखो बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं कि फूड सेफ्टी इकोसिस्टम को हम और कैसे आगे लेकर के जा सके, कैसे हम इसको बदल सकें। तो यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम आई कि जो एग्जिस्टिंग फूड लॉ थे वो मल्टीपल टाइप्स के फूड लॉ थे। अब जब मल्टीपल टाइप्स के फूड लॉ होंगे तो सारे लोगों को एक साथ एग्री करना मुश्किल होगा कि भाई ये टेक्नोलॉजी है, इसको अडॉप्ट करना चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे कि ठीक है हम अडॉप्ट करेंगे, कुछ लोग मना करेंगे। हालांकि जो मना करेंगे वो कोई ना कोई वैलिड रीजन देंगे, उसके बेसिस पे मना करेंगे। तो इससे क्या होगा कि अगर हम ग्रोथ की तरफ आगे जाना चाहते हैं, हम कुछ डेवलपमेंट करना चाहते हैं, हम इवोल्यूशन के साथ चेंज होना चाहते हैं, हम नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली। तो देयर वर फ्यू लेबोरेटरीज, जो लेबोरेटरीज भी थी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत खराब था। ठीक है, कपल्ड विद थिन स्प्रेड ऑफ मैन पावर, ना तो उनके पास में मैन पावर थी, जो मैन पावर थी भी, जूनियर एनालिस्ट या फूड एनालिस्ट जो थे भी, वो भी ऐसे थे कि उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बारे में कोई आइडिया नहीं था। आज के टाइम पे क्या होता है कि जैसे हम फूड एनालिस्ट की बात करते हैं, ठीक है, या फिर हम जूनियर एनालिस्ट की बात करते हैं, फूड एनालिस्ट या फिर जूनियर एनालिस्ट, एफएसएसएआई इसका भी एग्जाम कराता है। फिर उसके बाद में एग्जाम के बाद में क्या होता है कि उनका प्रैक्टिकल एग्जाम्स वगैरह होता है। उसके बाद में वो जा करके किसी भी लैब में अगर काम करते हैं तो उनके पास में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का नॉलेज होता है। ऐसे ही यहाँ पर आप फूड सेफ्टी ऑफिसर को देखो, फूड सेफ्टी ऑफिसर भी जो लोग बनते हैं उनको एफएसएसएआई ट्रेनिंग देता है। ट्रेनिंग देने के बाद में उनको भेजा जाता है। तो क्या होता है कि उससे उनके पास में एक अच्छी स्किल होती है और वो सही से काम कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो भी मैन पावर है, जो भी पर्सोनल डिपार्टमेंट है, वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट तभी कर पाएगा चीज़ों को जब उनके पास में नॉलेज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक तो मैन पावर नहीं थी एंड अदर रिसोर्सेज जो थे वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से नहीं थे। ठीक है, देयर वॉज पुअर इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन टू कंज्यूमर लेवल। अब मान लेते हैं कि कोई प्रॉब्लम, कोई इशू आती है किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को लेकर के, अगर हमें ग्राउंड लेवल तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है अगर कंज्यूमर तक, तो वो भी यहाँ पर नहीं था। यानी कि इन्फॉर्मेशन शेयर करने का भी प्रॉपर सिस्टम नहीं था। ठीक है, अगर हमें इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करना है तो हम नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें कब आई? ये सब बाद में आई। एफएसएसएआई ने इस पे बहुत काम किया है। आज के टाइम पे अगर आप देखोगे, कोई भी इन्फॉर्मेशन भेजनी है, आप देखोगे सोशल मीडिया के थ्रू भी करते हैं, और इसके अलावा पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है। एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक तरफ एफएसएसएआई है। एफएसएसएआई के बाद में देखोगे हर एक स्टेट में कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी है। कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के बाद में हर एक डिस्ट्रिक्ट में डेजिग्नेटेड ऑफिसर है। हर एक डिस्ट्रिक्ट को जो डिविजन्स में डिवाइड किया गया है वहां पर फूड सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंटेड है। तो क्या हुआ कि एफएसएसएआई ने कोई नोटिस जारी किया, उसके बाद में वो हर एक स्टेट में गया, स्टेट की कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी एक्टिव हुए, उन्होंने अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के सारे डिस्ट्रिक्ट के डेजिग्नेटेड ऑफिसर को इन्फॉर्म किया, सारे डेजिग्नेटेड ऑफिसर एक्शन में आए, उन्होंने फूड सेफ्टी ऑफिसर को सर्कुलेट किया जो भी मैसेज था। उसके बाद में ग्राउंड लेवल पे जो भी चीजें इंप्लीमेंट करनी है तो फूड सेफ्टी ऑफिसर उसको करेंगे। अब ये नेटवर्क इकोसिस्टम कैसे बना, ये सब एफएसएसएआई ने बनाया है। ठीक है, अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर इन दिस बैकग्राउंड दैट द नीड ऑफ अ सिंगल लॉ जो है उसकी जरूरत हमें देखने को मिली, और वो भी नेशनल लॉ लेवल पे। ठीक है, तो हमारे कंट्री में दो तरीके के लॉज होते हैं, एक तो सेंट्रल लेवल पे बनते हैं जिनको सेंट्रल लेजिस्लेचर बनाता है, जिसको अब बेसिकली पार्लियामेंट बनाता है, या फिर आप देखोगे कि दूसरी तरफ स्टेट में जो बनते हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो हमारे केस में जो फूड लॉ है वो वन नेशन वन फूड लॉ है। तो इसको किसने बनाया है? इसको बनाया है सेंट्रल ने। तो सेंट्रल लेवल पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं, हालांकि पार्लियामेंट ने बनाया है, आपसे कोई पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि नेशनल लेवल पे हमें इसकी जरूरत पड़ी। ऑन ऑल फूड सेफ्टी एंड रिलेटेड मैटर्स was failed to ensure holistic approach, यूनिफॉर्मिटी एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी का ध्यान रखा गया। पहले जो यहाँ पर लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी थी, अब यहाँ पर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो सके इसके बारे में ध्यान दिया गया। ठीक है, अब इस प्रॉपर स्लाइड से कुछ क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। क्या क्या बन सकते हैं? पहला यहाँ पर यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया, इनका इंटेंशन हुआ कि इन दिस बिहाफ ऑफ बजट स्पीच 2002, तो 2002 का जो बजट स्पीच था उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया कि भाई इनका इंटेंशन यहाँ पर देखने को मिला कि इस बारे में कि यहाँ पर एक सिंगल फूड लॉ होना चाहिए। तो बजट स्पीच में 2002 में अनाउंस कर दिया। ठीक है, फिर द वर्क पर्टेनिंग टू कंसोलिडेशन ऑफ वेरियस एक्ट ऑर्डर
गवर्निंग फूड वाज इंटरेस्टेड टू मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, यहाँ पर आप क्या समझे, जैसे कि 2002 में यहाँ पर बजट स्पीच में इन्होंने अनाउंस किया, लेकिन उसके बाद में अभी काम करना बाकी था। काम ये करना बाकी था, जो भी मल्टीपल टाइप्स ऑफ फूड लॉ थे डिफरेंट, अब उनको रीड करना था, उनमें से वहां से जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है उनको निकालना था, उनको कंसोलिडेट करना था, उनको एक पास लाना था। यानी कि मिल्क के जो प्रोविजंस थे, वेजिटेबल्स के जो प्रोविजंस थे, उनको सेक्शंस को एक पास लाना था, उनकी स्टडी करनी थी। ठीक है, क्योंकि पुराने वाले लॉ को हम पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते थे। वो सारा काम किसको सौंपा गया, वो सारा काम यहाँ पर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, किसने ये काम स्टार्ट किया था, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने, एमओएफपीआई ने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, तो यहाँ पर एमओएफपीआई का नाम जो है याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। हु पायलटेड द फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड बिल 2005। 2005 में इन्होंने बिल बना करके तैयार किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले जब कोई लॉ बनता है हमारी कंट्री में, तो इतनी चीज याद रखना, सबसे पहले हम ड्राफ्ट तैयार करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें कोई भी लॉ बनाना है, किसी भी चीज़ का लॉ बनाना है, वो फूड से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, किसी से भी रिलेटेड है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर जो भी उससे रिलेटेड मिनिस्ट्री वगैरह होगी, उससे रिलेटेड लोग होंगे, तो यहाँ पर एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे। ड्राफ्ट तैयार होने के बाद में ये फर्दर अगर पार्लियामेंट में तो कहाँ जाएगा, या तो लोकसभा या राज्यसभा में इसको पेश किया जाएगा। तो जब ये वहां जाएगा, वहां से जब पास होगा तो ये बन जाएगा बिल। अब बिल बनने के बाद में फर्दर एक स्टेप और बाकी रह जाएगा, हमारे प्रेसिडेंट के पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास में जाएगा, उनकी एसेंट मिलेगी, यानी कि उनकी जब सहमति मिल जाएगी, तब ये क्या बन जाएगा, तब ये एक्ट बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, अधिनियम बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। तो सबसे पहले ड्राफ्ट वगैरह ये सब बनाने का काम किसको दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को यहाँ पर दिया गया। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो 2005 में ये हुआ। अब क्या हुआ कि विच वाज फाइनली इनेक्टेड एज फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट 2006 by the parliament and the same was published in the Gazette of India। कब हुआ था यहाँ पर, 24 अगस्त 2006, आफ्टर रिसीविंग एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय द 23 अगस्त 2006। क्या समझे आप, 2002 में स्पीच में बोला गया, 2005 में मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को ये काम दिया गया, उन्होंने यहाँ पर बिल बना करके तैयार किया, 2006 में ये पूरी तरीके से अप्रूव्ड हुआ, 2006 में जाकर के यहाँ पर 23 अगस्त 2006 को प्रेसिडेंट यानी कि जो भी हमारे राष्ट्रपति थे, उन्होंने यहाँ पर इसको अपनी सहमति दी। नेक्स्ट डे 24 अगस्त को इसको गैजेट ऑफ इंडिया में क्या किया गया, नोटिफाई कर दिया गया। गैजेट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट का एक यहाँ क्या है, एक पब्लिकेशन है, जिसमें ये बेसिकली लॉ नोटिफिकेशंस वगैरह को पब्लिश करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 3 से 4 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर स्लाइड से बन सकते हैं। यहाँ पर डेट्स वगैरह जो मेंशन है वो आपको याद होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। 2002, 2005, 2006 में जो 2 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर भी लिखा गया, तो ये इंपॉर्टेंट जो चीज़ें लिखी गई हैं यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरीके का कुछ पहला पेज आपको देखने को मिलता है लॉ का, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी सब बेसिक साइज का समझ लो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर इस बात को समझो, जो हम पीछे बोलते जा रहे थे कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ फूड लॉ, मल्टीप्लिसिटी ऑफ फूड लॉ, मल्टीपल टाइप ऑफ फूड लॉ, वो कौन से थे, वो यहाँ पर ये थे। फ्रूट एंड फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, जो हम फ्रूट की बात कर रहे थे। ठीक है, मीट प्रोडक्ट ऑर्डर, ये जिसकी हम बात कर रहे थे मीट को लेकर के। वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट ऑर्डर, यहाँ पर ये था। एडिबल ऑयल, उसके बाद में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर, फिर उसके बाद में द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ऑयल, ये था। तो अगर आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट 2006 से पहले कितने ऐसे लॉ थे जिनको रिपील्ड किया गया था, ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, 7। ठीक है, तो कितना था, 7 था। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ 7 यहाँ पर ऑर्डर्स थे, लॉ थे, इनको रिपील्ड करके फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट यहाँ पर बनाया गया था। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो था वो था पीएफए। ठीक है, पीएफए था, बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव था, और यहाँ पर पीएफए था। बाकी ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, इसके भी प्रोविजंस आगे लाए गए, लेकिन पीएफए के सबसे ज़्यादा प्रोविजंस फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में लाए गए। अब देखो, पीएफए जब था, पीएफए इतना था, इतना अच्छा था, सब कुछ था, यहाँ पर आप देखोगे कि अगर हम देखें तो 1954 में तो ये आ गया था। ठीक है, 1954 में आ गया था, 1955 में ये पूरी तरीके से इफेक्टिव हुआ था, वर्किंग में आया था, यानी कि सारे प्रोविजंस जो मेनली जो वर्क करना स्टार्ट करते हैं 1955 में करते हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझो कि एट प्रेजेंट आपको फूड सेफ्टी ऑफिसर नाम सुनने को मिलता है।
ये जो हमारा पीएफए था, इसके अंडर में जो अपॉइंट होते थे, पीएफए के अंडर में जो अपॉइंट होते थे, उनको हम बोलते थे फूड इंस्पेक्टर। ठीक है, फूड इंस्पेक्टर। ठीक है, ये इसके अंदर जो अपॉइंट होते थे वो होते थे फूड इंस्पेक्टर। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंडर में जो भी ऑफिसर अपॉइंट होते हैं उनको हम बोलते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर। ये ऑफिशियली एक चेंज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि यहाँ पर ये 1954 के बाद में ये जो मेजर चेंज आया उसमें बहुत बड़ा चेंज ये भी आया है, फूड इंस्पेक्टर को चेंज करके फूड सेफ्टी ऑफिसर कर दिया गया। इसमें और भी बहुत सारे प्रोविजंस थे, बट यहाँ पर आपको ये जो भी ऑर्डर्स हैं इनके ईयर याद होने चाहिए कि ये जो फ्रूट कब आया था 1955, पीएफए 1954, मीट कब आया था 1973, वेजिटेबल से रिलेटेड कब आया था 1947, एडिबल ऑयल की बात करेंगे तो 1998, अगर हम यहाँ पर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट की बात करेंगे 1992, द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ऑयल की बात करेंगे 1967। ठीक है, इतना आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, छोटा छोटा सा अपनी कॉपी में कहीं पर भी आप नोट डाउन कर देना, बाकी आपको नोट्स तो मिलेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब हम लॉ की बात करते हैं, फूड लॉ की बात करते हैं, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि फूड लॉ में आखिर कितना फूड लॉ है जिसको हम पढ़ लें और उसके बाद में हम ये कह सके कि हमारा फूड लॉ कंप्लीट हो गया। तो उसमें आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तीन चीजें हैं इसमें। सबसे पहले आप ये देखो। ठीक है, सेकंड नंबर पे आप देखोगे यहाँ पर ये है, थर्ड नंबर पे आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है, तीनों अलग अलग है, इस बात को ध्यान से समझना। पहला है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006, दूसरा है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रूल्स 2011, और तीसरा है यहाँ पर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011, जिसमें कई सारे रेगुलेशन है। एट प्रेजेंट आपको वेबसाइट पे 28 के ऊपर देखने को मिलेंगे, बट सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे नहीं पूछे जाते, नहीं हमें डिटेल में उनको पढ़ना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझो, ध्यान से समझना। सबसे पहले फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट 2006 बना, एक अधिनियम बना जिसके बारे में ये सोचा गया कि कोई एक सिंगल लॉ होना चाहिए, वन नेशन वन फूड लॉ होना चाहिए, जिसको यहाँ पर देखा जाए तो जितने भी प्रोविजंस मेंशन थे उन सारे प्रोविजंस को, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड लॉ के जो डिफरेंट प्रोविजंस थे उनको एक सिंगल फूड लॉ में लाया गया। अब जब सिंगल फूड लॉ में लाया गया, उसके बाद में इस लॉ में क्या होता है, इस लॉ में बहुत सारे सेक्शंस हैं। यहाँ पे टोटल कितने सेक्शन हैं, यहाँ पर टोटल सेक्शन की बात करेंगे तो 101 सेक्शन है। ठीक है, अब 101 सेक्शन में भी एक सेक्शन, सेक्शन नंबर 91 है, एक सेक्शन, सेक्शन नंबर 92 है, चैप्टर नंबर 12 में हमें देखने को मिलेंगे। ध्यान से समझना, सेक्शन नंबर 91 का यूज करके सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल्स बनाने की पावर्स मिलती हैं। सेक्शन नंबर 92 का यूज करके एफएसएसएआई को क्या मिलता है, यहाँ पर रेगुलेशन बनाने की पावर मिलती है। ठीक है, होता क्या है, अब ये एक्ट बन गया, अब इस एक्ट में लिखे हुए प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट कौन करेगा, या फिर जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर है, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी है, इन सब को, इनके क्या फंक्शंस होंगे, ये काम कैसे करेंगे, इनके फंक्शंस को रेगुलेट कैसे करेंगे, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है। जब आप इस रूल को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर फूड सेफ्टी ऑफिसर कैसे काम करेगा, डेजिग्नेटेड ऑफिसर कैसे काम करेगा, इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी का काम क्या होगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी, ये सारी बातें हमें यहाँ रूल्स में समझ में आएंगी। ठीक है, फिर क्या हुआ, जब हम आगे गए तो हमने देखा कि पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया था जिसको हम बोल रहे थे कि एफएसएसएआई। अब एफएसएसएआई ने बोला कि भाई मुझे काम करने के लिए एज अ इंस्टीट्यूशन, एज अ ऑर्गेनाइजेशन, हमें काम करने के लिए हमें भी चाहिए बहुत सारे रेगुलेशंस। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग टू द यहाँ पर नीड एफएसएसएआई रेगुलेशंस बनाता चला गया, और आज की डेट में भी वो रेगुलेशंस बना रहे हैं, जैसे उनको ज़रूरत पड़ती गई वो बनाते गए सेक्शन नंबर 92 का यूज़ करके। तो सबसे पहले इन्होंने बनाया फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड रेगुलेशन फॉर लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन। ठीक है, यानी कि लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो इस यहाँ पर मेंशन होगी, क्या फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को करना होगा, कैसे अप्लाई करना होगा, कौन सा फॉर्म भरना होगा, रजिस्ट्रेशन किसको लेना होगा, लाइसेंस किसको लेना होगा, किस कंडीशन में लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, किस कंडीशन में सस्पेंड हो सकता है, ये सारी बातें आपको यहाँ पर मेंशन होके मिलेंगी। फिर यहाँ पर फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड एंड फूड एडिटिव, फूड एडिटिव को लेकर के यहाँ पर जैसे कि आप देखोगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिकल ऑफ फूड होते हैं, फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, इनसे बनने वाले जैसे जैम जेली वगैरह हो गए, इसमें कितना अमाउंट ऑफ पल्प होना चाहिए, टीएसएस होना चाहिए, ये सारी बातें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। फिर प्रोविजन एंड रेस्ट्रिक्शन, अब यहाँ पर ये आर्टिकल ऑफ फूड को लेकर के यहाँ पर कुछ आर्टिकल ऑफ फूड को प्रोहिबिट किया गया, रेस्ट्रिक्ट किया गया, वो हमें इस रेगुलेशन में देखने को मिलता है। लेबोरेटरी एंड सैम्पलिंग एनालिसिस की अगर हम बात करें तो वो हमें यहाँ पर 2011 का एक रेगुलेशन है, लेबोरेटरी एंड सैम्पलिंग, यानी कि लेबोरेटरी को लेकर के कितना सैंपल आपको कलेक्ट करना होगा,
लेबोरेटरी में अगर आपको भेजना है किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को लेकर के टेस्टिंग के लिए, तो कितना अमाउंट आपको भेजना होगा, वो सब यहाँ पर कुछ सेंट्रल फूड लेबोरेटरीज हैं जिनके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया। कंटामिनेंट्स जैसे कि आप देखोगे मरकरी हो गया, ठीक है, इसके अलावा लेड हो गया, ये सब कंटामिनेंट्स का कितना मैक्सिमम अमाउंट किसी आर्टिकल ऑफ फूड में हो सकता है, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जनरली इससे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं पिछले पेपर्स में भी, ठीक है। फिर यहाँ पर इम्पोर्ट को लेकर के और इसके अलावा फूड फोर्टिफिकेशन को लेकर के एक रेगुलेशन है 2018 का, यानी कि अगर हमें मिल्क में फोर्टिफिकेशन करना है, हमें यहाँ पर फ्लोर में फोर्टिफिकेशन करना है, हमें ऑयल में फोर्टिफिकेशन करना है, तो कितना अमाउंट हम पर्टिकुलर जो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उनका कितना अमाउंट हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है इन पर्टिकुलर रेगुलेशंस में भी, वो हम आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये समझ में आए, एक तो आपको एक्ट पढ़ना है, रूल पढ़ना है, रेगुलेशन पढ़ना है। अब आपके एग्जाम में, पर्टिकुलर एग्जाम में कितना पूछा गया है, वो हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। बाकी ये पूरा का पूरा फूड लॉ जो है वो आपके सामने है। अब इनको जब हम ओपन करते जाएंगे तो अंदर बहुत बड़े बड़े पन्ने खुलते चले जाएंगे। जब हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको 60 to 70 पेजेस दिखेंगे, यहाँ पर कुछ पेजेस दिखेंगे। इन रेगुलेशंस में खुद के 200 पेजेस हैं किसी किसी रेगुलेशंस में, तो अब बहुत नंबर ऑफ पेजेस हैं, बट हम यहाँ पर सेलेक्टेड स्टडीज करेंगे क्योंकि फूड लॉ अपने आप में बहुत वास्ट है, ठीक है। फिर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके क्वेश्चन एक भी नहीं स्किप होंगे, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि सैलेंट फीचर्स ऑफ द एफएसएस एक्ट, अब ये जो एक्ट है जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसके कुछ सैलेंट फीचर्स हैं। वो फीचर्स क्या क्या हैं उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, बस 2-3 स्लाइडें और होंगी, फिर हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सैलिएंट फीचर्स की अगर हम बात करें, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो पीछे प्रॉब्लम्स थे, उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया गया, वही एक्चुअल में इसके फीचर्स थे। जैसे कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट मार्क्स अ शिफ्ट फ्रॉम अ मल्टी लेवल टू अ सिंगल लाइन कंट्रोल। पहले क्या था, मल्टी लेवल था, मल्टीप्लिसिटी ऑफ फूड लॉ थी, बट यहाँ पर सिंगल लाइन कंट्रोल हमें देखने को मिला। यानी कि एट प्रेजेंट एफएसएसएआई पूरे इंडिया को फूड की एक्टिविटीज जो भी होती हैं, सब कुछ एक जगह से कंट्रोल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगल शिफ्ट, यहाँ पर शिफ्ट फ्रॉम अ मल्टी लेवल टू अ सिंगल लाइन ऑफ कंट्रोल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, विद अ फोकस ऑन सेल्फ कंप्लायंस रेदर देन अ प्योर रेगुलेटरी रिजीम। तो यहाँ पर सेल्फ कंप्लायंस भी हमें देखने को मिलता है, यानी कि फूड बिजनेस ऑपरेटर्स अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पर कंप्लायंस करा सकते हैं किसी भी एक्रेडिटेटेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और उसके बाद में उसकी रिपोर्ट वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। तो इन सब बारे में भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। विद फोकस ऑन अ सेल्फ कंप्लायंस, it envisages regulation of manufacture, storage, distribution, sale and import of food to ensure availability of safe and wholesome food for human consumption and for कंज्यूमर कनेक्टेड देयर विथ। तो यहाँ पर यही समझा गया कि सारी स्टेजेस पे जो स्टोरेज होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सेल इंपोर्ट होता है, इन सभी स्टेजेस पे हम यहाँ पर सेफ एंड होलसम फूड को इंश्योर कर सकें, यानी कि जो ह्यूमन है उसको यहाँ पर सेफ और इंश्योर फूड यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एफएसएसएआई। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ निकल करके आती है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एफएसएसएआई जो है वो भी हमें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट से ही देखने को मिलता है। तो ये जो एक्ट है हमारा 2006 वाला, ठीक है, 2006 वाला जो एक्ट है, इसका जो हम सेक्शन नंबर कौन सा है, 4। तो सेक्शन नंबर 4 का यूज करके यहाँ पर इसको स्टैब्लिश किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही बेसिकली किया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर स्टैब्लिश किया है, जिसको हम सिंगल रेफरेंस पॉइंट, अगर आपसे कोई पूछता है फूड की सेफ्टी और फूड को लेकर के हमारी कंट्री में सिंगल रेफरेंस पॉइंट क्या है, सिंगल रेफरेंस पॉइंट जो है वो है एफएसएसएआई, ठीक है। हमारी कंट्री में पूरी तरीके से, बाहर आप देखोगे कोडेक्स एलिमेंट्रीज कमीशन में भी आप जाओगे तो वहां पर भी पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है एफएसएसएआई फूड की सेफ्टी को लेकर के, ठीक है। फॉर ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द फूड सेफ्टी हो, चाहे स्टैंडर्ड हो एंड होलसम एंड न्यूट्रिशियस फूड हो, रेगुलेशंस हो एंड इन्फोर्समेंट हो, ये सारी की सारी जिम्मेदारी एफएसएसएआई की बनती है हमारी कंट्री, ठीक है। एक्ट एक्सटेंड टू द होल ऑफ द इंडिया, पूरी कंट्री में यहाँ पर ये होता है, एंड प्रोवाइड्स फॉर द यूनिफॉर्म लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन रिजीम अक्रॉस द सेंट्रल एंड स्टेट। अभी आपको क्या देखने को मिलेगा, सेम रिजीम है सेंट्रल एंड स्टेट को लेकर के। अगर आप देखोगे सेंट्रल लाइसेंस हो, स्टेट लाइसेंस हो, रजिस्ट्रेशन हो, इनको लेकर के एक सेम रिजीम हमें पूरी कंट्री में देखने को मिलती है, ठीक है। यूनिफॉर्म नेचर ऑफ द लाइसेंसिंग देखने को मिलती है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट हमें एक जगह जरूरी है, वही प्रोसेस एंड वही डॉक्यूमेंट्स हमें दूसरी जगह भी जरूरत होंगे, ठीक है। तो ये एक यहाँ पर चीज देखने को मिली। इट ऑल्सो ऑफर इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेटेजिक इशू लाइक नोवेल फूड, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड
एंड इंटरनेशनल ट्रेड। अब मान लेते कोई इशू होता है कोई नोवेल फूड को लेकर के, यानी कि कोई न्यूली डेवलप्ड फूड देखने को मिलता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, उसको लेकर के कोई इश्यूज हैं, इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर के अगर कोई इशू है, तो हमारे पास में एक सिंगल रेफरेंस पॉइंट है, एफएसएसएआई इन सारी चीज़ों को लेकर के बात करेगा, डिस्कस करेगा, और यहाँ पर अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो उसको लेकर के रेगुलेशंस भी बनाएंगे। तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से एक रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर सम ऑफ द सैलिएंट फीचर ऑफ द एक्ट जो हैं वो कौन कौन से और हैं, जैसे कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द लाइसेंसिंग हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, यानी कि यहाँ पर इम्पावर किया गया स्टेट्स को टू इशू रजिस्ट्रेशन एंड स्टेट लाइसेंस, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के पास में भी ये पावर है कि वो यहाँ पर स्टेट लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन को इशू कर सकते हैं, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन एक फीचर है, सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि एक ही लोग के पास पावर है, सेंट्रल के पास में केवल पावर है लाइसेंस को इशू करने की, बट ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर स्टेट्स के पास में भी पावर्स हैं क्या करने की, स्टेट लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन को इशू करने की। ठीक है, उसके बाद में इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा एम्फेसिस ऑन अ ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम रेगुलेटरी रिजीम टू सेल्फ कंप्लायंस, यानी कि बताया कि रेगुलेटरी रिजीम के अलावा यहाँ पर आप देखो कि सेल्फ कंप्लायंस भी, यानी कि जो भी फूड बिजनेस ओनर्स हैं, कंपनीज हैं, वो अपना खुद से यहाँ पर ऑडिट करा सकते हैं, सेल्फ कंप्लायंस वगैरह कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर ऑडिट वगैरह भी अगर कराना चाहें तो वो करा सकते हैं किसी भी थर्ड पार्टी से जो एज पर एफएसएसएआई रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ फूड इंपोर्ट, अब अगर आर्टिकल ऑफ फूड को इंपोर्ट करो तो इसके लिए भी एफएसएसएआई ने एक चीज डेवलप करी है जिसको हम बोलते हैं एफआईसीएस, फूड इंपोर्ट क्लियरेंस सिस्टम। तो ये सब डेवलप किया गया है एज पर लॉ। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट को हम देखेंगे सेक्शन नंबर 25 में, जब हम देखेंगे तो वहां में ये चीजें देखने को मिलेंगी, और उसी के द्वारा यहाँ पर एफआईसीएस को डेवलप किया गया है, इंपोर्ट को लेकर के एक पूरा सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, प्रोविजन फॉर फूड रिकॉल, फूड रिकॉल का प्रोविजन हमें देखने को मिलेगा सेक्शन नंबर 28 ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, यानी कि कोई आर्टिकल ऑफ फूड है, इसकी वजह से अगर कोई इशू देखने को मिलता है तो उसको मार्केट से विड्रॉ किया जा सकता है। ये एक प्रोसेस हमें देखने को मिलता है जिससे किसी की हेल्थ ना खराब हो सके, अगर कोई उससे कोई इशू होता है तो उसको ओवरकम किया जा सके और कंज्यूमर की हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, सर्विलांस का यहाँ पे सिस्टम है, प्रॉपर तरीके से निगरानी रखी जा सके जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं। इन्वेजस लार्ज नेटवर्क ऑफ द फूड लेबोरेटरीज हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, इस पर भी जोर दिया गया है। तो लार्ज नेटवर्क ऑफ फूड लेबोरेटरी आज के टाइम आपको देखने को मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ लेबोरेटरीज की बात करोगे जो एफएसएसएआई से डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं, कहीं ना कहीं 200 के आसपास में आपको नंबर देखने को मिलेगा, जिसमें बहुत सारी नेशनल फूड लेबोरेटरीज है जो कि 4 हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ पर आपको कुछ रेफरेंस फूड लेबोरेटरी, रेफरल फूड लेबोरेटरी, या फिर आपको यहाँ पर कुछ प्राइमरी फूड लेबोरेटरी देखने को मिलेंगी जो जिसमें प्राइवेट फूड लेबोरेटरीज भी हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा। न्यू जस्टिस डिस्पेंसेशन सिस्टम फॉर द फास्ट ट्रैक डिस्पोजल ऑफ केसेस, तो इसको लेकर के यहाँ पर ट्रिब्यूनल आया। ठीक है, अब ट्रिब्यूनल क्या आया, मान लिया कि फूड से रिलेटेड कोई केस वगैरह है तो उसको ट्रिब्यूनल में रिजॉल्व किया जा सकता है, जिससे जल्दी उनको जो भी पेंडिंग केसेस हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके। फिर आता है प्रोविजन फॉर ग्रेडेड पेनाल्टी, यानी कि किसी ने किसी भी तरीके का अगर क्राइम कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द लॉ किया तो यहाँ पर ग्रेडेड पेनाल्टी का ऑप्शन है। तो पेनाल्टी का, ग्रेडेड पेनाल्टी का जब ऑप्शन है तो किसके ऊपर कितनी पेनाल्टी इंपोज करनी है, किसी के ऊपर 5 लाख हो सकती है, किसी के पास 85,000 है। तो ये नहीं कि अगर किसी ने ऑफेंस किया है किसी भी सेक्शन का तो उसके ऊपर 5 लाख इंपोज कर दिया, हो सकता है उसके ऊपर 10 लाख भी लगे, अगर 50,000 वहां पर है तो 50,000 लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ग्रेडेड पेनाल्टी, जिसने जितना ऑफेंस किया उसके ऊपर उतनी पेनाल्टी लगे, किसी के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं, अगर ज्यादा की जरूरत है तो ज्यादा पेनाल्टी लगाई जाए। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी बिटवीन द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल जो फूड पॉलिसीज हैं उसमें भी हमें देखने को मिला ये सारी चीजें, विदाउट रिड्यूसिंग द सेफ गार्ड टू पब्लिक हेल्थ एंड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, एक सेंट्रल और स्टेट के बीच में कैसे सामंजस्य बने वो सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, फिर यहाँ एक्ट एम्फसाइजेस ऑन अ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम रिगार्डिंग फूड सेफ्टी फॉर बिजनेस ऑपरेटर, कंज्यूमर्स एंड रेगुलेटर। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, ये सारे काम आज हो भी रहे हैं। जैसा क्या है, ये एक्ट एम्फसाइज करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी जाए, उनको अवेयर किया जाए। ठीक है, उनको यहाँ पर एक तरीके से बताया जाए कि फूड सेफ्टी को लेकर के, या फिर जो बिजनेस होते हैं उनको लेकर के, यहाँ पर फूड बिजनेस ऑपरेटर जो होते हैं उनको अवेयर किया जाए। पोस्ट टैक में बहुत सारी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, जैसे कि क्या होता है, बहुत सारे लोग पोस्ट टैक ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद में किसी भी कंपनी में जाकर के एज अ फूड सेफ्टी सुपरवाइजर काम कर सकते हैं, फिर वो अपने नीचे जो भी वहाँ पर अनस्किल्ड लोग होते हैं उनको ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स या फिर कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी सभी को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। अवेयरनेस हो तो सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा मजबूत किया जाता है जिससे कंज्यूमर तक अवेयरनेस पहुँच सके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्या है, ये सारे कहीं ना कहीं फीचर्स हैं। ठीक है,
अब अगर आपसे कोई पूछता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट क्या था, मैंडेट क्या है, स्कोप क्या है, तो ऑब्जेक्टिव तो सबसे बड़ा यही है कि इज टू मेक अ अवेलेबल सेफ एंड होलसम फूड टू द पब्लिक। अब यहाँ पर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट को जब बनाया गया तो इसका नाम ही है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, ठीक है। फूड की सेफ्टी और उसके स्टैंडर्ड्स को लेकर के ये काम करेंगे, इनके नाम में ही ये बात शामिल है। पहले जितने भी एक्ट थे कहीं पर भी ये नाम नहीं लिखा था कि फूड की सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स को लेकर के काम किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये बात मेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फूड की सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स को लेकर के काम किया जाएगा एंड मेक अवेलेबल सेफ एंड होलसम फूड टू द पब्लिक। पब्लिक को एक सेफ और होलसम फूड मिल सके इन कीप चेंजिंग विद चेंजिंग इन नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, तो उनकी नीड्स और रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें मिल सकें। आज आप देखोगे कि इंडिया में बहुत सारे क्लीन स्ट्रीट फूड हब हैं। गुजरात में देखोगे आप, यूपी में देखोगे, मध्य प्रदेश में देखोगे, जहाँ पर आपको वहाँ का रीजनल फूड आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और वहाँ पर भी गवर्नमेंट एफएसएसएआई उनको ट्रेन करते हैं कि कैसे आप प्रॉपर तरीके से हाइजीन मेंटेन कर सकते हो। तो क्लीन स्ट्रीट फूड हब ऐसा आपको देखने को मिलेगा, मल्टीपल टाइप्स के आपको वहाँ पर फूड देखने को मिलेंगे जो कि रीजनल फूड होंगे बेसिकली। आप वहाँ जा करके प्रॉपर तरीके से विद हाइजीन आप वहाँ पर जाकर के उनको कंज्यूम कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर एफएसएसएआई ने इन सभी लोगों को ट्रेन किया है। ट्रेन करने के बाद में एक प्रॉपर सर्टिफिकेट दिया है कि आपको कैसे चीज़ें बनानी है और हाइजीन का प्रॉपर कैसे ध्यान रखना है, जिससे जो भी डिजीज वगैरह होती है उनको यहाँ पर ओवरकम किया जा सके, ठीक है। फिर लिखा गया द एक्ट एम टू स्टैब्लिश द फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट, तो उसको भी स्टैब्लिश किया गया, ये इनका ऑब्जेक्टिव था, एम था एक तरीके से, एज अ सिंगल रेफरेंस पॉइंट फॉर ऑल फूड रिलेटेड मैटर्स जो भी होंगे उनको लेकर के रेगुलेशन या फिर इन्फोर्समेंट को लेकर के एक सिंगल रेफरेंस पॉइंट है एफएसएसएआई, जिसको यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया है बाय मूविंग फ्रॉम मल्टी लेवल मल्टी डिपार्टमेंटल कंट्रोल टू अ सिंगल लाइन ऑफ कमांड। यानी कि एट प्रेजेंट एफएसएसएआई के पास में पूरा का पूरा सिंगल लाइन कमांड है, यानी कि एफएसएसएआई किसी भी स्टेट को ये एक तरीके से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकता है। एफएसएसएआई जैसा बोलेगा फूड को लेकर के उस स्टेट को वैसा ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मल्टी डिपार्टमेंटल जो कंट्रोल था उससे यहाँ पर सिंगल लाइन ऑफ कमांड हमें देखने को मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एफएसएसएआई के भी अपने बहुत सारे मैंडेट हैं। क्या मैंडेट हैं कि रेगुलेशन बनाना, फूड की सेफ्टी और स्टैंडर्ड को इंश्योर करना, ये कौन कहाँ से मैंडेट निकल करके आते हैं, एज पर फूड लॉ हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मेजर जो एरियाज ऑफ द फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट है विच हैज केम फ्रॉम द पीएफए, तो हमने बोला था पीएफए के बहुत सारे प्रोविजंस यहाँ पर फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट में शामिल हुए हैं। वो कौन कौन से हैं, जैसे कि फूड सेफ्टी इज अ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फूड बिजनेस ऑपरेटर। अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि जो फूड सेफ्टी है वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, वो है फूड बिजनेस ऑपरेटर की। फूड बिजनेस ऑपरेटर यानी कि एफबीओ जो फूड को मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो उसकी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उसी को पता है कि आर्टिकल ऑफ फूड में हमने क्या डाला है। अगर वो चाहे हार्मफुल जो यहाँ पर पेस्टिसाइड होते हैं या फिर एडिटिव्स होते हैं उनको अगर कम ऐड करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो फूड है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होगा या फिर बिल्कुल हार्मफुल नहीं होगा, लोगों के लिए सेफ होगा। तो इसी वजह से जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है, वो यहाँ पर फूड बिजनेस ऑपरेटर की है, एज इट नो बेस्ट हाउ द फूड इज मैन्युफैक्चर्ड एंड हाउ सेफ्टी कैन बी कॉम्प्रोमाइज। तो वो अच्छे से जानता है कि किस तरीके से फूड को डेवलप किया गया, अगर यहाँ पर सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होती है तो यहाँ पर उसको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। रिस्क असेसमेंट मस्ट फॉर्म द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड सेटिंग, तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ से निकल करके आती हैं। अब स्टैंडर्ड्स वगैरह कैसे बनाए जाते हैं, इनको लेकर के साइंटिफिक पैनल, साइंटिफिक कमिटी, ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, ये आगे चल के हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। FBO at various stages in the food chain needs to adhere to applicable safety and hygiene practices। तो hygiene practices इन सारी चीज़ों को लेकर के कहाँ से निकल करके आता है, ये भी हमारा PFA से निकल करके आता है। अब ये hygiene practices वाली बात, इस पे भी बहुत ध्यान दिया यहाँ पर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में, इसको आगे सर्कुलेट किया गया, फिर इसको लेकर के रेगुलेशंस बने, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें आगे देखने को मिलती है। तो ये आपको ये याद रखना है कि हाइजीन प्रैक्टिसेस हो गया या फिर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, रिस्क असेसमेंट हो गया, ये सारे पॉइंट्स कहाँ से आए हैं, प्रीवियस फूड लॉ से आए हैं, जो कि था प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इन द सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, स्टैंडर्ड्स क्या है, एक सेट ऑफ क्राइटेरिया है। किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड में कितना अमाउंट ऑफ यहाँ पर फूड एडिटिव होना चाहिए, कितना अमाउंट ऑफ आप यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी यहाँ पर जो आप देखोगे मेटल्स होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं, हैवी मेटल्स कहीं ना कहीं आर्टिकल ऑफ फूड में आ ही जाते हैं, क्योंकि हम जब
कोई भी एग्रीकल्चर क्रॉप है उसको लेकर के आते हैं, फिर वहाँ पे आप देखोगे कि कहीं न कहीं अर्थ के थ्रू या फिर वाटर के थ्रू वो आ ही जाते हैं फूड में। तो वो भी एक तरीके से ध्यान रखना है कि कितना मैक्सिमम अमाउंट हो सकता है जितना हार्मफुल नहीं हो, क्योंकि वो आगे जा कर के बॉडी में बहुत भयानक-भयानक डिज़ीज़ डेवलप होती है। तो उसको लेकर के क्या होता है, गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड्स बनाए, तो स्टैंडर्ड्स जो है उनमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद में क्या बोला, एफबीओ हैव अ क्लियर मीन्स ऑफ द कंटेस्टिंग द फाइंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट फूड लेबोरेटरीज बाय अपीलिंग टू द एक्रीडिटेटेड रेफरल लेबोरेटरीज। अब यहाँ पर ये जो लाइन लिखी है इसको आपको बहुत अच्छे से आपको आगे समझ में आएगा। जैसे क्या होता है कि फूड आर्टिकल ऑफ फूड है, आर्टिकल ऑफ फूड को लेकर के पता चला है कि भाई इनकी शॉप में, इनके रेस्टोरेंट में, इनके होटल में जो भी आर्टिकल ऑफ फूड पाया जाता है वो सही नहीं है। तो वहाँ पे फूड सेफ्टी ऑफिसर गया, उसने एक सैंपल को कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद में टेस्टिंग के लिए भेजा। टेस्टिंग के लिए जब भेजा तो वहाँ से रिपोर्ट आई। अब जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में पाया गया कि ये जो आर्टिकल ऑफ फूड है इसमें कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, लॉ में जो प्रोविजंस मेंशन है उनको फॉलो नहीं किया गया। तो फूड बिजनेस ऑपरेटर के पास में, फूड बिजनेस ऑपरेटर के पास में यहाँ पर एक क्या है, अपील करने का एक ऑप्शन है। अपील करने का एक ऑप्शन है जो कि है रेफरल फूड लेबोरेटरीज में, यानी कि अगर कोई सैंपल वो टेस्ट कराना चाहता है तो वो रेफरल फूड लेबोरेटरी से टेस्ट करा सकता है, क्योंकि रेफरल फूड लेबोरेटरी का जो रिजल्ट होगा वो एक्यूरेट रिजल्ट होगा और उसका रिजल्ट यहाँ पर फाइनल रिजल्ट माना जाएगा, जो पूरी तरीके से गवर्नमेंट से अप्रूव्ड लैब होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपील कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि भाई ये जो टेस्टिंग कराई है, कंज्यूमर ने कराई है या फिर जहाँ से भी है, हमें इस रिपोर्ट पे भरोसा नहीं है, हम चाहते हैं रेफरल फूड लेबोरेटरी से एक टेस्ट कराना, तो ये करा सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर अपील कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है ऑल काइंड ऑफ जो फूड है, वेदर अनप्रोसेस्ड हो चाहे सेमी प्रोसेस्ड हो, प्रोसेस्ड हो, वो सब के सब यहाँ पर किसमें कवर किए जाएंगे, इस पर्टिकुलर एक्ट में कवर किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में कुछ और बातें हैं, जैसे कि इट ऑल्सो इंक्लूड ऑल काइंड ऑफ सब्सटेंसेस एंड वाटर दैट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड। यानी कि जैसे वाटर हो गया या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ जो फूड हो गए वो हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो तो फूड है ही है, ठीक है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस जो हैं, जो कि आप प्रिपरेशन में यूज कर रहे हो, प्रिपरेशन में यूज कर रहे हो, उसको भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन दैट द एक्ट कंसीडर लाइव एनिमल और प्रोडक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री as food only when it has already passed on from the hands of the farmer। यानी कि जब तक फार्मर के पास में कोई एग्रीकल्चर क्रॉप है, जब तक वो फार्मर के पास में, तब तक वो सारे प्रोविजंस जो लॉ में लिखेंगे तब तक इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। जैसे ही फार्मर के हाथ से निकल गया, कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर ने उसको खरीद लिया, अब वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, उसकी पैकेजिंग करके बेच रहा है, वो सारे के सारे लॉ के प्रोविजंस वहां पर क्या होंगे, इम्प्लीमेंट होंगे। ये बात ध्यान रखनी है। तो ऑल एक्टिविटीज थ्रू आउट द फूड वैल्यू चेन आफ्टर प्राइमरी प्रोडक्शन, primary production through distribution to retail and the catering are under the ambit of the act। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये देखने को मिलेगी, जो हमारे फार्मर्स हैं, जो हमारे किसान हैं, उनके ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं होता है, इसके प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते हैं। यानी कहने का मतलब जब तक उनके हाथ में कोई फसल है, कोई आर्टिकल ऑफ फूड है, तब तक वो यहाँ पर लॉ के जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई नहीं होंगे। जैसे ही उनके हाथ से चीज़ें निकलेंगी, आगे जाएंगी, वहां से यहाँ पर लॉ में प्रोविजंस जो लिखे गए हैं वो अप्लाई होने लगेंगे, क्योंकि लॉ के प्रोविजंस भी आगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, ठीक है। अगर कोई अच्छे से नहीं जानता तो बहुत हैवी पेनाल्टीज हैं। अब विदाउट लाइसेंस अगर करते हो तो वहां पर भी बहुत ज्यादा पेनाल्टीज हैं, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, ठीक है। तो ऐसी पेनाल्टीज हैं जो कि पेनाल्टीज यहाँ पर फार्मर्स के ऊपर नहीं लगती हैं। जैसे ही आर्टिकल ऑफ फूड आगे जाता है, ठीक है, उसके बाद में आप इंडस्ट्री में जाता है, फिर वहां पर ये सारे लॉ के प्रोविजंस उसके ऊपर अप्लाई होने लगते हैं। आगे ये लिख रहे हैं कि द एक्ट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन अ स्मॉल हॉकर, ठीक है। स्मॉल हॉकर, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर कोई छोटा स्मॉल हॉकर है, ठीक है, या फिर कोई बड़ा फूड बिजनेस ऑपरेटर है, बड़ा फूड बिजनेस ऑपरेटर है, एंड मेक्स इट मैंडेटरी फॉर द एवरी वन हैंडलिंग फूड टू कीप इट सेफ एंड फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, देयर फॉर दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू एवरी पर्सन दैट इज इन द फूड बिजनेस। कहने का मतलब है सभी के ऊपर अप्लाई होगा, चाहे कोई छोटा फूड बिजनेस ऑपरेटर हो, चाहे कोई बड़ा फूड बिजनेस ऑपरेटर हो, बट आप देखोगे कि यहाँ पर जो प्रोविजंस है वो सभी के ऊपर अप्लाई होंगे, ठीक है। हो सकता है कि जिसका छोटा बिजनेस है तो उसके ऊपर उस तरीके से अप्लाई हो, बड़ा फूड बिजनेस है तो उस तरीके से अप्लाई हो, लेकिन यहाँ पर जो फूड के, यहाँ पर जो प्रोविजंस हैं एज पर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट, वो यहाँ पर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। चाहे स्मॉल हॉकर हो, बहुत छोटा, जो यहाँ पर आप देखोगे कि बहुत सारे आपको मार्केट्स में देखने को मिल जाएंगे, छोटे छोटे स्टॉल लगाते हैं, या फिर जो बड़ी कंपनीज वगैरह हो गई वो भी यहाँ पर इसके फूड लॉ के अंडर में आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस करी, तो पूरा का पूरा जो फूड लॉ था उसका बेसिक हमने यहाँ पर समझा।
तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो हमने डिस्कस किया। आई होप आपको यहाँ पर अभी ये समझ में आया होगा कि ये जो बेसिक ऑफ फूड लॉ है, बैकग्राउंड ऑफ फूड लॉ है, वो आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर एक चीज़ और समझ में आएगी कि जो पूरा का पूरा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट है, इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या है। यानी कि इसमें कितने सेक्शंस हैं, कितने चैप्टर्स हैं, कितने शेड्यूल हैं, वो सब हम समझेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 माना जाता है। कोई भी फूड का एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें वहाँ से क्वेश्चन ना आए, ठीक है? तो अभी आज की स्लाइड में हमने जो भी इस पर्टिकुलर क्लास में हमने समझा, आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आई होंगी, ठीक है? थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो आगे जब हम बढ़ते जाएँगे तो आपको सारी चीज़ें और डिटेल में समझ में आएँगी, ठीक है? अभी इस पे और डिस्कशन किया जा सकता है लेकिन नेसेसरी नहीं है क्योंकि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो भी हैं वो हमने बात कर ली है। लेकिन जो भी यहाँ पर लाइन्स वगैरह लिखी थी जो आपको लग रहा होगा कि और डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करी गई हैं, उनको आगे आने वाली क्लास में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है? तो रिपीटेड हो जाएगा क्योंकि एक-एक चीज़ को हमें और डिटेल में पढ़ना है, ठीक है? आई होप अभी आपको ये समझ में आएगा कि ये हम एक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये भी अभी आपको समझ में आ जाएगा धीरे-धीरे, ठीक है? तो आई होप ये आपकी क्लास है, पहली क्लास है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट की, समझ में आ रहा होगा, एकदम क्लियर हुए होंगे आपकी चीज़ें। थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर एक बार में समझ नहीं आया तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको, क्योंकि नई चीज़ हो सकती है आपके लिए, तो थोड़ा-सा टाइम लगेगा लेकिन धीरे-धीरे चीज़ें समझ में आएँगी। तो बहुत ज़रूरी है छोटे-छोटे पॉइंट्स में आप अपने नोट्स ज़रूर बनाओ जब भी क्लासेस को देखो, ठीक है? तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।